चलिए लाख टके की बात में अब बात करते हैं गोरखाओं की। वो गोरखा जो हिंद की सेना की शान है, और यही जो शान है वो अब चीनी हुकूमत को खटकने लगे हैं। दरअसल में चीन की सरकार और सेना ये जानने की कोशिश में है कि गोरखा हिंद की सेना में शामिल क्यों होते हैं। दरअसल में चीन की प्लानिंग है कि गोरखाओं को चीन की सेना में शामिल कराया जाए, और उसकी जिम्मेदारी दी गई है एक एनजीओ को, ताकि वो इस पूरे मामले पर रिसर्च कर सके, जानकारी जुटा सके। जय मां काली। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा। हिंद की शान, सेना का सम्मान। जय महाकाली, आयो गोरखाली। जय मां काली। वो जय घोष जो जब जंग के मैदान में गूंजता है तो दुश्मन के कलेजे हिल जाते हैं। दुश्मन को पता चल जाता है कि उसका मुकाबला इस धरती पर सबसे बहादुर माने जाने वाले सिपाही गोरखाओं से होने वाला है। गोरखा हिंद के वो योद्धा जिनसे हिटलर भी हार मान गया था। गोरखा जिनकी तारीफ भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी कर चुके हैं। अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अंग्रेजों के लिए जाट युद्ध से लेकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध और फिर 1962 से लेकर करगिल की जंग तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब जब बंदूकें गरजी हैं, तब सामने आया है गोरखाओं का नाम। गोरखाओं को जब हुक्म मिलता है तो वो फिर अपना मिशन पूरा करके ही लौटता है। गोरखाओं की इसी हिम्मत और हौसले से बीजिंग के लाल सुल्तान हैरान है। वो हैरान है कि नेपाली नागरिक होने के बावजूद वीर गोरखा हिंदुस्तान के लिए अपना लहू बहाने से भी गुरेज क्यों नहीं करते। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू में मौजूद चीनी दूतावास ने चीन स्टडी सेंटर एनजीओ से यह पता लगाने के लिए कहा है कि आखिर नेपाल के लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। उन्होंने यह भी पता लगाने के लिए कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान नेपाल पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है। चीन अपने पैसे के दम पर पूरी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान को हर तरह से अलग करे, ताकि हिंदुस्तान जो है साउथ एशिया में ही अपने आप को सीमित रखे। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना को 3 आर्मी चीफ मिले हैं, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल दलबीर सिंह और जनरल बिपिन रावत। फिलहाल भारतीय सेना में 60 से 80 हजार गोरखा सैनिक हैं। गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाल में भारतीय सेना के 3 केंद्र हैं। वहीं भारत सरकार गोरखा सैनिकों की पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए नेपाल भेजती है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। पहला जो कुदृष्टि है वो चीन की कि वो वन पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिसमें पाम है तिब्बत और फिंगर्स है नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है। इनके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले नेपाल है, लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान है। लेकिन अब चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह खटकने लगे हैं। टी न्यूज़ नेशन। चलिए चीन के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल में विदेश नीति पर इमरान खान पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, लेकिन बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है मुल्क के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को। खबर है कि शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी जा सकती है, और बताया यह भी जा रहा है कि उसके लिए सऊदी अरब के खिलाफ कुरैशी के बयानों का हवाला दिया जा रहा है। कुरैशी का करियर खत्म। मेरा व्यू है, अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा। विद और विदाउट सऊदी अरेबिया यूज, विद और विदाउट।
यही वो बयान है जिसके जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बलि का बकरा बनाने की तैयारी चल रही है। विदेश नीति पर फेल इमरान खान हुए हैं। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का खेल तय नजर आ रहा है। सऊदी अरब को मनाने के लिए मुल्क के आर्मी चीफ कमर वाजवा सऊदी अरब के दौरे पर है और मुल्क के विदेश मंत्री की कुर्सी डोल रही है। बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी जा सकती है। ये भी खबर है कि मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी को कुरैशी की जगह नया विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या विदेश मंत्री बगैर पीएम की मंजूरी के किसी मुल्क के खिलाफ बयान दे सकता है। ये भी माना जा रहा है कि कुरैशी के बयान के पीछे इमरान का हाथ है, लेकिन ठीक रहा विदेश मंत्री पर फोड़ा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को नाकाबिल साबित किया जा रहा है। मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी का कहना है, हमारे विदेश मंत्रालय ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री इमरान खान और कश्मीरियों को नीचा दिखाया। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इमरान इस मुद्दे पर अकेले लड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय उनका साथ नहीं देता। अगर उसने पीएम का साथ दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। मजारी की टिप्पणी पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहद अहम है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का एक हिस्सा अक्सर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फौज की पहली पसंद बताता रहा है। पिछले महीने ये कयास लगाए गए थे कि कुरैशी अगले पीएम हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ कुरैशी के बयान के बाद लगता है इमरान को मौका मिल गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से इमरान खान सरकार अपने ही विदेश मंत्री की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में ऐसे कई नगीने हैं जिनकी काबिलियत पर मजाक पाकिस्तान में ही उड़ता है। जैसा प्रधानमंत्री वैसा मंत्री। इमरान की लाफ्टर कंपनी। हर मामले में फेल इमरान। कुछ नहीं समझ में आया तो कागज पर नक्शा बदल दिया। दुनिया जानती है कि नक्शा बदलने से क्या हो। नक्शे पर इमरान की नाक कट चुकी है। पाकिस्तान में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान के मंत्री थोती दलील दे रहे हैं। इमरान सरकार में कश्मीर मामलों के मंत्री अली अमीन खान गांदापुर की छवि वैसे भी कॉमेडी सर्कस के कलाकार से ज्यादा नहीं है। एक बार फिर नक्शे को लेकर गांदापुर की गुगली सबको हैरान कर रही है। दुनिया को बताया कि हम हद तक जाएंगे। अब एकदम शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन बताया सही कि पहले तो कश्मीर के अलावा भारत से भी बात नहीं होगी, पहले कश्मीर में बात होगी। फिर वहां बताया कि हम हद तक जाएंगे, कश्मीर के मसले पे हम हद तक जाएंगे, मेहरबानी करो आओ। अब जब उसके बाद भी हालात नहीं बने उस तरह, हमने नक्शे में शामिल कर दिया। कितनी बचकानी सोच है इमरान के मंत्रियों की। गांदापुर इसकी मिसाल है। कोरोना संकट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अवाम दाने दाने को मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर पर कब्जे का सब्ज बाग जनता को दिखा रहे हैं। सिलेक्टेड पीएम है इमरान, सब जानते हैं। इमरान मुखौटा है, उनके पीछे वर्दी है। इमरान के मंत्री सरेआम वर्दी की कस्में भी खा रहे हैं। मैंने वर्दी वाली तकरीर की है, इसमें यह है कि मुखालफिन कह रहे हैं कि आपके पीछे भी वर्दी है। उसका जवाब दीजिए। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पीछे वर्दी है, आपके पीछे भी वर्दी है जो आप खड़े हैं ना, आपके पीछे। बयानों से साफ है कि इमरान एंड कंपनी की निष्ठा सिर्फ कुर्सी बचाने में है। जनता की फिक्र किसी को नहीं, बस जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बारामूला में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 एसपीओ शहीद हो गए, जबकि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कश्मीर में फिर आतंकी हमला। 4 दिन में दूसरा टेरर अटैक। बारामूला में 3 जवान शहीद। जिस अंदाज में भारतीय रणवीरों ने आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूक का मुंह खोल रखा है, उससे बौखलाए दहशतगर्द कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं। बारामूला में कोहरे की आड़ लेकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने बारामूला जिले के करीरी इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस की नाकापार्टी पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और पुलिस के एक स्पेशल अफसर को शहादत देनी पड़ी। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के करीरी में आज सुबह सवेरे मिलिटेंट्स ने एक जॉइंट नाका पार्टी पर हमला किया। इस हमले में 2 सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 एसपीओ शहीद हो गए। ये नाका पार्टी जो है करीरी बारामूला में लगाई गई थी, जिसके बाद मिलिटेंट्स वहां पर पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग में जो है 3 जवान जख्मी हुए, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, पर हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो तीनों शहीद करार दिए गए थे। इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी की जा रही है। माना जा रहा है कि बाकी और आतंकी यहाँ छिपे हो सकते हैं। फिर जब बागात की सर्च की गई तो उसमें काफ़ी
खून के निशान मिले, एक फिरन मिला और सर्च को आगे तक जब किया गया तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर जाके मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने कपड़े अपने चेंज किए हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की ये दूसरी वारदात है। 14 अगस्त को नौगांव में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इससे पहले 12 अगस्त को बारामूला के सोपोर में आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ था। हिंदुस्तान की जन्नत में अमन और चैन लौट रहा है। यहाँ का हर बाशिंदा मुख्यधारा में शामिल होकर नए हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहता है। इसी बात से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों में बौखलाहट है। लेकिन पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि जब तक कश्मीर में एक भी आतंकी जिंदा है, तब तक हिंद के रणवीरों की बंदूकें शांत नहीं होंगी। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं मॉरिशस की, जहां समंदर में डूबे शिप में रिश्ता हुआ क्रूड ऑयल मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी अपनी टीम को भेजा है साफ सफाई के लिए। हर गुजरते लम्हे के साथ समंदर में डूबते ऑयल टैंकर से तेल निकालने के मिशन में जुटा हिंद का फाइटर ग्रुप। मॉरिशस के समंदर में ऑयल टैंकर से हो रहा तेल रिसाव अब बड़े खतरे में तब्दील हो गया है। वही हुआ जिसका अंदेशा था। 2500 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल से लैस ये मालवाहक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और अब इसमें लदा क्रूड ऑयल समंदर में रिसकर उसे प्रदूषित कर रहा है। समंदर में डूब रहा जापानी मालवाहक जहाज MV वकाशियो चीन से ब्राजील जाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। मालवाहक जहाज से करीब 1000 टन कच्चा तेल समंदर में रिस चुका है। इसे देखते हुए मॉरिशस में एनवायरमेंट इमरजेंसी लगाई गई है। मॉरिशस की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। भारत ने भी ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए मॉरिशस को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने मॉरिशस को तेल रिसाव में मदद के लिए 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और दूसरे जरूरी सामान भेज चुका है। एयरफोर्स के विमान से ये सामान मॉरिशस भेजे गए हैं। जहाज से तेल का रिसाव ऐसी जगह पर हुआ है जो ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व और आइलैंड के पास है। इसमें मरीन रिजर्व पार्क के समुद्री जीवों और पौधों की कई प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। रिसाव के बाद मॉरिशस के कई समुद्री तटों पर पानी का रंग काला हो गया है। न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात सियासत की करते हैं। अमेरिकी अखबार में सोशल मीडिया कंट्रोल पर छपे लेख को लेकर विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच चुकी हैं और इस विवाद में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। सोशल मीडिया कंट्रोल पर सियासी संग्राम, दिल्ली सरकार की समन भेजने की तैयारी, फेसबुक इंडिया की डायरेक्टर ने दर्ज कराई धमकी की शिकायत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख से हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आ गया। सरकार पर वार करने का विपक्ष को मौका मिल चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और संघ पर सोशल मीडिया कंट्रोल का आरोप लगा रहे हैं। विवादों के बवंडर के बीच फेसबुक की तरफ से बयान जारी कर सफाई दी गई है। फेसबुक का कहना है कि हम नफरत या हिंसा फैलाने वाले पोस्ट को लेकर नियमों की अनदेखी कभी नहीं करते। इसके लिए दुनिया भर में एक ही मापदंड लागू है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या संस्थान या फिर उससे जुड़े व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जाती है। फेसबुक की सफाई के बावजूद विवाद थम नहीं रहा है। कांग्रेस इस मामले में जेपीसी को घसीट रही है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके लिए एक जेपीसी को बिठाया जाना चाहिए और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या फायदे फेसबुक और व्हाट्सएप को पहुंचाने के लिए ये कोशिश करी जा रही है। कांग्रेस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी है। वहीं बीजेपी तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। जहां तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है, वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तकरार के बीच पूरे मामले में दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से फेसबुक अधिकारियों के खिलाफ समन भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। As a result of which the Committee on Peace and Harmony evaluated the complaints and has come to the conclusion that immediate cognizance of these complaints is required to be taken, and the proceedings of the committee have been set in motion in this regard. विवादों के बवंडर के बीच फेसबुक इंडिया की पब्लिक डायरेक्टर अंकी दास ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है।
अंकित दास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले सत्र में भी उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।